अपनी जाती ख्वाहिश की तकमील के लिए तुम्हें छुट्टी पर आना चाहिए था। मैंने उसे याद दिलाया, पाकिस्तान में काम करने वाले बेशतर सफारतकारों को जल्द ही तवील छुट्टी पर वापस अमेरिका लाया जा रहा है। मुझे इस बारे में यहाँ कुछ बातचीत पाकिस्तान से अमेरिकी सफारतकारों की वापसी, मैंने हैरत से दोहराया। अभी तक ऐसी कोई इतला मंजर-ए-आम पर नहीं आई। क्या तुम लोग वहां कोई नया खेल शुरू करने का इरादा कर चुके हो? खेल हर वक्त जारी रहते हैं, मोहरे बदलते रहते हैं। तुम्हारा मुल्क वैसे भी अमरीकियों के लिए सख्त गैर महफूज तस्वुर किया जाता है। हर बड़े सियासी नारे की बुनियाद अमेरिका से नफरत पर रखी जाती है। कश्मीर और अफगानिस्तान में लड़ने वाले इंतहा पसंद मुसलमानों के आलमी जत्थे भी अमरीकियों के घात में लगे रहते हैं। बढ़ते हुए इन खतरात की वजह से सफारती अमले की तादाद खामोशी से घटाने का फैसला हो चुका है। बज़ाहिर मेरा वो सवाल सीधा सादा और बेज़रर था। निक मोडले ने भी किसी तरद्दुद के बगैर उसका जवाब दे डाला था, मगर मैं उसके अल्फाज में जानो माल से टूट कर प्यार करने वाले अमरीकियों की हजीमत और पसपाही की कहानी छुपी हुई महसूस कर रहा था। पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कितने मकामी फार्मर काम कर रहे हैं? मैंने पूछा। जख्म खोरदा और बेदस्तोपा होने के बावजूद उसके खून आलूद होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उठ कर आई। यह आदाद शुमार तुम्हें अपनी आईनी और गैर आईनी एजेंसियों के रिकॉर्ड से मिल सकते हैं। तुम्हारे बासर लोगों की इतनी बड़ी तादाद हमारे काम आने की ख्वाहिशमंद रहने लगी है कि हमने इनफरादी हौसला अफजाई की पॉलिसी तर्क कर दी है। ऐसे हर शख्स को अपनी औलादों या रिश्तेदारों के लिए अमेरिका में तालीम और मुलाजमत के लिए वीज़ा और ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है। अब वहाँ हम NGOs से काम ले रहे हैं। कोई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बकरी की मेंगनियों पर रिसर्च की तजवीज़ लेकर आता है तो हम दिल खोल कर उसे फंड्स फराम करते हैं। यह सरमायाकारी अपना रंग जमा रही है। हैरत है कि तुम ऐसे मामूली सवाल करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये बातें पाकिस्तान में सबको मालूम है, पता नहीं तुम क्यों इतने बेखबर हो। निक मोडले दुरुस्त ही कह रहा था। पाकिस्तान में वो सारी बातें एक खुले राज की तरह सीना ब सीना सफर करती रहती थीं। माली वसाइल में से हर हकदार को बाकायदगी से उसका हक मिलने की वजह से अंदर की कहानियां मंजर-ए-आम पर नहीं आती थी। इसी के साथ मुल्क से जहन और सरमाए के फरार का रुझान भी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसे लोग सियासी हुक्मरानों की नाकामी करार देते थे। सियासत से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हुकूमत चलाने के लिए बहरतौर किसी न किसी को बरसरे इक्तदार होना ही पड़ता है। इस तमाम में कमोबेश सब ही एक जैसे थे। कौन आता है और कौन जाता है, इस मसले से मुझे कभी कोई गर्ज नहीं रही थी। ना मैंने कभी अव्वल खान की जुबान से इस किस्म की बातें सुनी थी। हम सब के लिए सिर्फ मुल्क ही सब कुछ था। मुल्क फैलता फूलता और मजबूत होता तो हम भी खुशहाल और पुरवकार होते चले जाते, वरने इसके बरक्स होता है। निक मोडले इस वक्त जो कुछ कह रहा था उसके डांडे वहीं से जाकर शुरू और वहीं पर मिलते थे। एक अलमनाक हकीकत थी कि जदीद दौर में रियासत अपने तौर पर एक इकाई की हैसियत से कहीं भी अपना वजूद मनवाने में कामयाब नहीं रही थी। इसकी शनाख्त का सारा दारोमदार वहां की सियासत पर रह गया था। पाकिस्तान छोड़कर आने वालों में तुम भी शामिल हो। वीरा के सवाल ने मेरे ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। फिलहाल मुझे वापस जाना है। अगर आज डैनी ने अपना वादा पूरा कर दिया तो पाकिस्तान से आने वाले आखिरी दस्ते में मेरा नाम भी शामिल होगा, वरना हडसन की मछलियां। निक ने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम दरियाई मछलियों का जिक्र करके बार बार हमें अपने कत्ल पर उकसा रहे हो। वीरा ने उसके जवाब पर तलखी से कहा। और मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम दोनों मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हो। उसने बेचैनी से अपने एक पैर का बोझ दूसरे पर मुंतकिल करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि यह खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। वीरा ने मुझे मशवरा दिया। तुम्हारी क्या राय है डक? मैंने अंग्रेजी में भैंगे डक से सवाल किया। पता नहीं तुम तीनों किस सियारे की जुबान में बातें करते रहते हो, वो उकता हुए लहजे में बोला। मैं किसी हवानक की तरह सब कुछ सुनने के बावजूद एक लफ्ज भी नहीं समझ सका। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर दोबारा कहने लगा। यह आदमी समझदार नजर आता है, शायद अभी तक तुम्हारी हदायत पर अमल करता रहा है। इसे एतमाद में लेकर तुम कोई बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हो। यह नहीं हो सकेगा। निक मोडले ने पूरी बेखौफी से दखल अंदाजी की। अभी तक मैंने सिर्फ इसलिए तुम लोगों से ताउन किया कि तुमने मुझसे कोई टेढ़ा सवाल नहीं किया था। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन मैं अमेरिका के मफाद के सामने हीच तसव्वुर करता हूँ खुद को। तुमने ये कैसे समझ लिया कि इनकी कोई बड़ी कामयाबी अमेरिका के मफाद के खिलाफ होगी? डक ने हैरत से पलकें झपकाते हुए सवाल किया। ये दोनों अमेरिका के माने हुए दुश्मन हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये भूल कर भी अमेरिका के लिए कोई भली बात सोचेंगे। निक मोडले ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। फिर मजबूरी है। डक ने शाने उचकाकर बेपरवाही से कहा। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो। मैंने शिकार को फंदा लगा दिया है, इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मैंने वीरा को आंख मारकर इशारा किया। उसने अपने हाथ में मौजूद नन्हे से कंट्रोल यूनिट का एक बटन दबा दिया। हल्की सी आवाज के साथ बरकी चरखी हरकत में आई
और एक झटके से निक मोडले के कदम जमीन से उठ गए। उसके हल्क से खरखराहट की भयानक आवाजें बुलंद हुई और फांसी के फंदे से लटका हुआ मुअल्लिक जिस्म फिजा में बुरी तरह तड़पने लगा। इस बार रस्सी का सिरा खाली नहीं था, लिहाजा चरखी पर रस्सी धीरे धीरे लिपट रही थी। फिर भी हमारे संभलने से पहले सूली से लटके हुए निक मोडले के बदन ने छत तक का फासला तय कर लिया। उसका सिर उस आईनी कुंडे से जा लगा जिसमें से गुजर कर रस्सी चरखी तक पहुंच गई थी। अगले लम्हे बरकी चरखी की शाहजोरी ने अपना काम कर दिखाया। रस्सी निक मोडले की गर्दन की जिल्द में पवस्त होने लगी। हड्डियां टूटने की लर्जाखेज आवाजों के साथ मजबूत आईनी कुंडा निक मोडले की खोपड़ी में पवस्त हो गया। इसका सर छत से जा लगा था और जिस्म बेजान हो गया था। मशीन को रोको, डक एकदम चौंक कर गुर्राया। इसकी गर्दन अलग हो जाएगी। वीरा को भी होश आ गया। उसने बौखलाकर एक बटन दबाया, लेकिन घबराहट में वो शायद गलत बटन दबा बैठी। चरखी अपनी जगह रुकने की बजाय तेजी से उल्टी घूमने लगी और निक मोडले की बिगड़ी हुई खून आलूद लाश अपने ही वजन से पुरशोर आवाज के साथ फर्श पर आ गिरी। बेसाख्ता मेरी नजरें छत में लगे हुए आईनी कुंडे की तरफ उठ गईं। वो न सिर्फ खून में लथड़ा हुआ था, बल्कि उस पर निक मोडले के कासाए सर से बरामद होने वाली कुछ आलाइशें भी चिपकी हुई थी। रस्सी ढीली होते ही सबसे पहले निक मोडले का पूरा वजूद कदमों के बल फर्श से टकराया था, फिर लाश पुश्त के बल फर्श पर ढेर होगी। इसका चेहरा बहुत बुरी तरह मस्तक हो चुका था। सब कैफियत वही थी जो फांसी के बाद रुनमा होती हैं। बस वीरा की नादा निस्ता गलती की वजह से लाश की गर्दन और सर पर गैर जरूरी जख्म आए थे जिनसे खून जारी था। मिस, तुमने अपने अनाड़ीपन से एक नफीस शख्स की लाश को इतना बिगाड़ दिया है कि अब इसे उठाते हुए भी घिन आएगी। डक ने लाश का जायजा लेने के बाद बिला तरद्दुद कह डाला, बक बक मत करो। वीरा उस पर आंखें निकाल कर गुर्राई, मैं तुम्हारा भी यही अशर कर सकती हूँ। जब औरतें यूं सरेआम मर्दों को मारने की धमकियां देती फिरें तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है। वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बुड़बुड़ाया, तुम ठीक कह रही हो, आओ ऊपर चलकर कुछ पीते हैं। मैंने डक की पूंछ पर हाथ मारकर कहा और हम तीनों निक मोडले की लाश वहीं छोड़कर जीनों की तरफ चल दिए। माई को निक मोडले की आमद की खबर सुनकर खुशी हुई थी कि उसे बंजमन फोर्ट पर हमले में शिरकत से महरूमी के अजाले का मौका मिल जाएगा। जब उसे तहखाने में कहानी के इख्तिताम का इल्म हुआ तो उसका मुंह लटक गया। उसने नीम दिली से ड्राइंग रूम में हमारे लिए मैनोशी के लवाजम लगा दिए। मैं गुसल खाने से हाथ मुंह धोकर निकला तो रास्ते ही में वीरा की उसीली आवाज मेरे कानों में आई। वो कह रही थी, तुम बदमाश और नदीदे हो, औरतों की बेखबरी में इन्हें ताड़ना बहुत बुरी आदत है। शायद इसी वजह से तुम अपनी आंखों का ये मामूली सा ऐब दूर नहीं कराते। मैं अपनी रफ्तार बढ़ाकर फौरन ही ड्राइंग रूम में पहुंच गया। मामला कुछ संगीन मालूम हो रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, बेंगाडक मुताफाना लहजा में कह रहा था। झुकते हुए तुम्हारे शाने का तिल ब्लाउज के नीचे खुद ब खुद नुमाया हो जाता है। बात फौरन वाज़ेह होगी। डक ने यकीनन वीरा के उस हसीन तिल के बारे में कोई तबसरा कर डाला था और वो ब्लाउज के नीचे पोशीदा उस तिल के बारे में एक भैंगे मर्द की जुबान से तारीफी कलमात सुनकर सीख पा होगी। उसे शुबा हुआ होगा कि डक चुपके चुपके उसे देखता रहता है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इस झगड़े को निपटाने की नीयत से कहा। मगर मिस रोजी भी ठीक कह रही हैं। एक मामूली से ऑपरेशन के जरिए तुम अपनी आंखों के नक्श से निजात हासिल करके शानदार शख्सियत का मालिक बन सकते हो। इसके बाद गलतफहमियां पैदा होंगी, ना कोई तुम पर इल्जाम तराशी कर सकेगा। डक एक गहरा सांस लेकर बोला, मैं भी यही सोचता हूँ, मगर बास राजी नहीं होता। उसे अहम तरीन मौके पर मेरी जरूरत पेश आती है। ऐसी अनोखी बातें सिर्फ वही सोच सकता है। वो मुझे एक ऐसी तोप करार देता है जिसके निशाने का आखिरी लम्हे तक अंदाजा नहीं हो सकता। यह तुम्हारा खालिस जाती मामला है। ब्लैक डैड तुम्हें कैसे रोक सकता है? मैंने अपने लिए बनाए हुए गिलास से स्काच का एक घूंट लेकर कहा। ब्लैक डैड हम सब का जमीनी बाप है, माइक ने वजाहत की। वो चाहे तो दिन में हमारे सांसों की तादाद भी मुकर्रर कर सकता है। हम उसके हुक्म की तामील करेंगे। मगर क्यों? मैंने चिल्लाकर डक से पूछा, तुम उसके मुलाजिम हो, गुलाम तो नहीं हो? बस चीफ, हमें उसका बेदाम गुलाम ही समझ दो। डक सर झुका कर बोला, उसने मुझे इस वक्त एक माकूल मुलाजमत दी थी जब मेरे माँ बाप अपनी दूसरी शादियां करके मुझे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे और मैं 12 बरस की उम्र में कूड़े दानों को कुरेद कर अपने पेट का जहन्नुम भरने पर मजबूर था। बास ने मुझे नौकरी नहीं दी, रहने का ठिकाना भी दिया। मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मेरा रुआ रुआ मरते दम तक उसका एहसान मंद रहेगा। तुम मेरी भैंगी आंखों की बात कर रहे हो ना? वो हुक्म दे तो मैं इसके लिए अपनी एक आंख निकलवा भी सकता हूँ। ये बातें तुम नहीं समझ सकोगे। और उसके गिर्द आज बेशतर लोग ऐसे ही हैं जो बचपन में टूट फूट कर बुरी तरह बिक रहे थे, भूखे थे, आवारा थे और बेघर थे। बास ने इन सबको अपने बच्चों की तरह पाला है। हार्लेम के रहने वाले उस पर बिला वजह जान नहीं देते। ठीक है, तुम ब्लैक डैड के लिए अंधी तोप बने रहो, लेकिन मोहतात रहा करो। औरतों से उन ही खूबियों के बारे में बात किया करो जो वो जानबूझकर तुम्हें दिखाती हैं।
इनकी बेखबरी में देखी जाने वाली खूबियों पर तुमने सख्ती से अपनी जुबान बंद न रखी तो किसी दिन कोई मिस तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देगी। तुम तिल वाली मिस की मारधाड़ का तजर्बा तहखाने में कर ही चुके हो। मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा। उसने सादतमंदी से कहा, कभी कभी मैं बिल्कुल बेमहल बातें कर जाता हूँ। दूसरों का रद्द-ए-अमल देखकर अंदाजा होता है कि मुझसे कोई कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। बात के पछतावे से एहतियात ही बेहतर है ज्यादा। मेहमान का क्या बनेगा? चंद की खामोशी के बाद वीरा ने पूछा। रात गहरी हो रही है, डक ने हम दोनों में से किसी से कहा। वैसे भी शिकम शेर होने के बाद अस्काच मजा नहीं देती। हमें इजाजत हो कि हम अपने कमरे में चले जाएं। सुबह तुम्हें हर चीज साफ सुथरी मिलेगी। मेहमान को पूरी एहतियात के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। बाइक तुम्हारे साथ जाएगा? वीरा का रवैया उसके साथ मुसलसल जारहाना था। सर्वेंट क्वार्टर तक तो साथ ही जाएगा। इसे कार में डालने तक मुझे उसकी मदद की जरूरत होगी। इससे आगे मैं अकेला ही सब कुछ संभाल दूंगा। किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा कि न्यूयॉर्क हिल्टन एंड टावर का एक मकीन अचानक कहां गायब हो गया। फिर दोनों अपने गिलासों समेत चले जाओ। वक्त जाया मत करो, मैंने कहा। गिलास ले जाने की क्या जरूरत है? ये कहकर माइक 2 लंबे लंबे घूंटों में अपना गिलास खाली कर गया। डक ने उसकी तकलीद की। वो हमारी और डक की अलविदाई मुलाकात थी। वो मुसाफिर के लिए बढ़ा तो फिर गड़बड़ हो गई। मैं समझा वो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया मगर वो लेडीज फर्स्ट के असूल का कायल था। मेरा हाथ फिजा में फैला रह गया। उसे शब बखैर मिस कहकर वीरा की तरफ हाथ बढ़ाया तो कतई तैयार नहीं थी। उसने उजरत में डक से हाथ मिलाया। फिर मेरी बारी आई और वो माई के साथ रुखसत हो गया। उल्लू का पट्टा। उसके चले जाने के बाद वीरा बुड़बुड़ाई। तन्हाई में सामने बैठकर मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं हुआ वो मेरी तरफ मुतवज्जा था। बहुत ही जलील और घटिया इंसान है। खुदा का शुक्र है कि इससे जल्दी जान छूट गई। जलील और घटिया होने के साथ दिलचस्प भी है। अब भी फिल्मों का रुख कर ले तो अपनी फितरी हरकतों की वजह से एक कामयाब कॉमेडियन साबित हो सकता है। भाड़ में जाए, मुझे इससे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, वीरा ने बनाकर कहा। और मैंने उस मौजू को फौरी तौर पर वहीं खत्म करने का फैसला कर लिया। डक की यह बात दुरुस्त थी कि शिकम शेर होने के बाद अस्काच जरा भी मजा नहीं देती, लेकिन वीरा पर इस असूल का इखलाकी फर्ज नहीं था। उसने ख्वाबगाह का रुख करने से पहले मेरे और अपने लिए अस्काच और यकबस्ता पानी से 2 लंबे गिलास लबरेज किए और उठ गई। आम आदमी के लिए भरे पेट पर इतनी अल्कोहल का हजम करना आसान नहीं था। खाया पिया तक उलट कर रह जाता, मगर मैंने अपनी जुबान बंद रखी और हम ख्वाबगाह में आ गए। इजाजत हो तो मैं जैनी को फोन कर लूं? ख्वाबगाह में कुर्सी संभालने के बाद मैंने पूछा। कोई जरूरत नहीं, वीरा ने सख्ती से कहा। वो इतनी शिद्दत से तुम्हारे सर पर क्यों सवार है? उसे खलिश होगी। डेविड स्टार्स के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद हमने उसे यकसर भुला दिया है। अमेरिका छोड़ने से पहले उससे बात होनी चाहिए। अपनी अखलाकियात अपने पास रखो। वो बरहमी से बोली। तुम मुझसे इसी कदर बेजार हो गए हो तो जैनी को फोन करने के बजाय अपनी पड़ोसन से मिल लाओ। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वैसे भी वो शाम को तुम्हें खुद घर आने की दावत देकर गई है। मैडलिन नीम पागल औरत है। ऐसी औरतों से मुझे खौफ आता है। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। सहुल दिमाग होती तो तुम्हारी तजवीज पर गौर किया जा सकता था। शायद तुम फोर्ट हाउस की बंद दीवारों में से आने वाली दहशतनाक निशानी चीखों को भूल गए। मर्द इस कदर लालची होते हैं कि दौलत की खातिर सारी उम्र के लिए पागल औरतों की गुलामी कर लेते। मैं बेंजामिन फोर्ट नहीं हूं। यह ना भूलो कि इसी का एक दोस्त किसी बेवफा औरत के बजाय अपनी वफादार कुतिया के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। मैंने गिलास से एक घूंट लेकर कहा। वीरा मेरे जवाब पर तिल मिला उठी। तुम्हारी दानिस्त में हर औरत पागल या फिर बेवफा होती है? मैंने ये नहीं कहा। यह तुम्हारे अंदर का कोई चोर बोल रहा है। मैं तो वजूद जन से कायनात में रंगों की बहार का कायल हूं। औरत को निकाल दिया जाए तो सब कुछ खुरदरा और बेकैफ होकर रह जाएगा। फिर मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसने पूरी इश्तियाक लहजा में कहा। मेरी राय जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं एक मुद्दत से तुम्हें बर्दाश्त करता चला आ रहा हूं। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। वीरा ने बेड स्विच दबाकर कमरा तारीक किया और उछलकर मेरे ऊपर आ गई। बेखबरी की वजह से अस्काच से भरा हुआ गिलास मेरे हाथ से निकलकर कालीन पर गिर गया। गिलास टूटने के हल्के से छलाके के साथ ही वीरा मुझे कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर गिरा चुकी थी। अगली सुबह ब्लैक डैड सुबह सवेरे ही हमारे पास आदम का। खिलाफे मामूल वो बहुत खुश और खुर्रम नजर आ रहा था। उसके इस्तकबाल का फर्ज मुझे पूरा करना पड़ा क्योंकि पिछली रात की खरमस्तियों के बाद वीरा इस वक्त पे गहरी नींद सो रही थी। मेरा गिलास टूटने की वजह से मेरी कुदरती नींद मदहोशी में तब्दील नहीं हो सकी थी। ब्लैक डैड की आमद से पहले ही माइक ने मुझे बता दिया था कि डक सुबह 3 बजे तक निक मोडले की लाज समेत घर से रुखसत हो चुका था। शायद तुम्हें खुशी है कि कल हमसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। मैंने ब्लैक डैड को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद शाइस्तगी से कहा, अपनी रवानगी का जिक्र करके मुझे उदास करने की कोशिश मत करो।
उसने मुशफ़क़ाना लहजे में कहा। कल के लिए तुम्हारी बुकिंग हो गई है, मगर ये जरूरी नहीं है कि कल तुम चले ही जाओ। ये बुकिंग तुम्हारे इसरार पर हुई है। अगली किसी तारीख के लिए नशिस्तें मिल सकती हैं। क्या तुम हमें रोकने के इरादे से यहाँ नाजिल हुए हो? मैंने पूछा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये बेवक्त जिक्र तुम ही ने छेड़ा है। मेरा मशवरा है कि अपने ज़हन को खुला रखो, जब मौका हो यहाँ से निकल जाना। कोई तारीख अपने सर पर मुसल्लत मत करो। तारीखों का चक्कर औरतों के सर पर सवार रहता है। मैं इससे आज़ाद हूँ। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है। गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ रुक कर मैं नागाहानी खतरात को दावत दूंगा। हम दोनों को पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाना चाहिए, देखा जाएगा। तुमने बिला वजह ही मुझे इस मौजू में उलझा लिया। उसने सोफे पर पहलू बदल कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ रुक कर मेरी लड़ाई भी देखो। या मैंने तुम्हारे साथ यादगार वक्त गुजारा है, अब मैं दुनिया के किसी खित्ते में भी रहूं तुमसे बेखबर नहीं रह सकता। मालूम होता कि तुमने कोई नई सुर्ख रुई हासिल की है। सबको शुबा बल्कि यकीन है कि फोर्ट हाउस के वाक़े में मेरा हाथ था, मगर न्यूयॉर्क की इंतजामिया मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ये तुम्हारे मुखबरों की पैदा की हुई कोई खुशफहमी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है। पुलिस कमिश्नर को डर है कि मुझ पर हाथ डालते ही हार्लिम में दोबारा फसाद की आग भड़क उठेगी। मैं हर मसले में इन्हें अपने वकीलों की तरफ धकेल रहा हूँ। शहर के कम अज़ कम 7 मुअज़्ज़िज़ीन इस बात के गवाह हैं कि वक़ूए की शब मैं वारदात से पहले और बाद में घंटों ड्रीमलैंड के रिहर्सल खाल में इनके साथ बैठा रहा हूँ, और यह तुम्हारे दिफा की सबसे मजबूत दलील है। मैंने राय थी। अब लुत्फ की बात यह है कि वो मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। FBI ने इन 7 में से 3 मुअज़्ज़ज़ तरीन गवाहों को उठा लिया है। कैसी अजीब बात है कि कानून मुल्जिम को छोड़कर उसके दिफाई गवाहों को अपनी तहवील में लेता फिर रहा है। मुझे इस तरीकाकार पर ज्यादा ताज्जुब नहीं है। वो इन गवाहों पर जिरा करके इनके बयानात में तजाद तलाश करने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। तफ्तीश अलग बात है, बाकायदा उठा ले जाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। मुल्जिम बाअसर हो तो यही सब होता है। कानून के मुहाफ़िज़ों को जुर्म साबित करने में दांतों पसीना आ जाता है। यहाँ की एजेंसियों को दांतों पसीना जरूर आ जाएगा, मगर वो कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगी। इस वक्त सबके छक्के छूटे हुए हैं और मैं इनके सीने पर मूंग दलता फिर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आज़ादी और सरबुलंदी के लिए दुआगो हूँ। अमेरिका में अब तुम ही दाऊदी सितारों की निशात सानिया की राह में रुकावट बन सकोगे। वो तुम्हारे और मेरे मुश्तरका हरीफ है। रात तुमने निक मोडले को ख़त्म करके एक बड़ा मौका गवा दिया। उसने पुरख्याल लहजे में कहा, तुम्हें मालूम था कि उसके बारे में मेरे इरादे नेक नहीं है। उस वक्त तुमने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया था। अब अचानक तुम्हें कौन सा मौका याद आ गया? मैंने कदरे हैर से पूछा। वो एक जिम्मेदार सफारती अफसर था और महज अपनी शनाख्त के सहारे व्हाइट हाउस से पेंटागोन तक कहीं भी आसानी से दाखिल हो सकता था। तुम उसके जरिए इनमें से किसी भी अहम इमारत में होलनाक तबाही फैलाकर इन अमरीकियों को बदहवास कर सकते थे। तो क्या तुम खुद अमरीकी नहीं हो? मैंने उसकी तजवीज़ के दूसरे पहलुओं को भूल कर पहला बेसाख्ता सवाल किया। उसे अमरीकियों का तस्करा बहुत तहकीर अमेज अंदाज में किया था। मैं एक आम अमरीकी हूँ। आम अमरीकी बहुत सादा लू, बेतकल्लुफ़, मिलनसार और जिंदा दिल होते हैं। वो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन इन पर हुक्मरानी करने वालों का एक मखसूस टोला बहुत सफाक और संग दिल है। दुनिया में साजिशों और खून रेजियों को परवान चढ़ाने वाले यही चंद लोग हैं। इनकी हरकतों की वजह से बाहर की दुनिया में हर अमरीकी को इन्हीं की तरह मकार, साजिशी और शक्ल कल्ब समझा जाता है। ये लोग जबरदस्ती अमरीका की शनाख्त बन बैठे हैं। इनसे मुझे नफरत है। तुम बहुत फराख दिल अमरीकी हो। निक मोडले अमरीका की इन ताकतों का नुमाइंदा था जिनसे तुम नफरत करते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी फरमाइश पर वो किसी भी अहम अमरीकी इदारे में बम का धमाका करने पर आसानी से रजामंद हो जाता? मैंने पूछा। इसका फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो पाता कि उससे क्या काम लेने वाले हो। उसकी कमर से बंधी हुई ट्राई नाइट्रोट्रोलिन बेल्ट हौलनाक धमाके से फटती तो उसकी चीथड़ों का भी सुराग न मिलता। उसके इर्द गिर्द का वसी इलाका तबाही की जद में आ जाता। उसकी बातों में मुझे यक बयक दिलचस्पी का उनसर महसूस होने लगा। मैंने कहा, मुझे इस बेल्ट के बारे में तफसील से बताओ। हो सकता है कि ये कहीं और काम आ सके। ये TNT बेल्ट एक नाकाबिले गिरफ्त बारूदी बम है। फाइबर के हुक और बुक्कल के साथ मुंसलिक चर्मी बेल्ट के दरमियान खालिस तरीन बारूद की एक तबाहकुन तह जमी हुई होती है। इसमें धात के सिर्फ 2 मुख्तसर तरीन आले पोशीदा होते हैं। एक नन्ना सा हिसास माइक्रोफोन जो बेल्ट इस्तेमाल करने वाले के आस पास होने वाली सारी गुफ्तगू को मखसूस रिसीवर पर तुम तक पहुंचाता रहेगा, और दूसरा रिमोट कंट्रोल सर्किट जो तुम्हारे एक इशारे पर फाल होकर बज़ाहिर बेजर नजर आने वाली चर्मी बेल्ट को हुलनाक धमाके के साथ उड़ा देता है। तुम निक को उसकी असलियत से आगाह किए बगैर उसे बेल्ट पहनकर कहीं जाने पर आमादा करते और फिर उसके जरिए अपना हदफ उड़ा देते। निक मोडले बहुत चालाक आदमी था। वो मेरी या वीरा की दी हुई किसी चीज पर भरोसा न करता। हमारे रसाई से बाहर निकलते बेल्ट को उधेड़ डालता और तुम उसे उधेड़ डालते। माइक्रोफोन के जरिए
तुम्हें यूं ही उसके इन्हिराफ का इल्म होता, तुम रिमोट के जरिए उसे उड़ा देते। हदफ पूरा होता या ना होता, वो जिंदा नहीं बच सकता था। क्या तुमने ऐसी TNT बेल्ट कभी इस्तेमाल की है? मैंने पूछा। नहीं, कभी इसकी जरूरत पेश ही नहीं आई, उसने खुले दिल से एतराफ़ किया। पेरी कावेल ने कुछ अरसा पहले एक बेल्ट मुझे तोहफे में दी थी, वो मैंने शायद तुम्हारे लिए ही महफूज रखी हुई है। एक बेल्ट? मैंने कदरे मायूसी से पूछा। ये पेरी कावेल तो वही है ना जिसने अपनी बीम गन तुम्हारे पास रखवाई हुई थी? तुम बिल्कुल ठीक समझे, उसने बरजस्ता कहा। वो शी का आई मैन और मेरा गहरा दोस्त है, बोस्टन में रहता है, बहुत यारबाश और खुले दिल का आदमी है।